हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पर लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो चुका है और आज हम लोग कूलॉम्स लॉ पर लेक्चर 3 देखेंगे। कूलॉम्स लॉ और इसमें हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। इसके बाद लेक्चर 3 में एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलॉम्स लॉ के लिए इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है, वो है इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, अबाउट इक्विलिब्रियम। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप लोगों ने देखा कि दो से ज़्यादा फोर्सेस, टू से ज़्यादा चार्जेज अगर होंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो सभी चार्ज के द्वारा किसी दूसरे चार्ज पर अप्लाई किए गए फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी उस पर हम लोगों ने देखा। लेकिन इसमें मोर देन टू चार्जेस का जो सिस्टम होगा वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो उसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो सकता है। ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम पर हम लोग बात करेंगे। ऐसे इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल से स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 11 में भी है और वर्क एनर्जी पावर में भी है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में दो तरह का इक्विलिब्रियम बताया गया है, स्टैटिक एंड डायनेमिक, और वर्क एनर्जी पावर में स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, है ना। तो जब भी हम स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल की बात करते हैं तो वहाँ एनर्जी चला आता है। क्योंकि इस टॉपिक में एनर्जी हमको पढ़ना नहीं है, वो सेकेंड चैप्टर में है, तो हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, ठीक है, इसको हम लोगों को देखना है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी इसमें जो इक्विलिब्रियम के बारे में जानना है उसको भी बताने के लिए मैं 11 का ही मैं हेल्प लूँगा। जैसे मान लीजिए हमने एक कोण लिया, इस कोण को ऐसे इसको रख दिए। आप समझ सकते हैं कि मास जो होगा इसका ज़्यादा होगा इधर, तो ये हाइट हुआ इसका। अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh, सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ज़्यादा, जिधर मास ज़्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हो जाता है, mgh। अब इस कोण को हम ऐसे भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि ये बैलेंस्ड पोजीशन में है। अगर मान लो कि इसको अगर थोड़ा सा आप जर्क दें, थोड़ा इधर आएगा, स्लाइटली ये डिस्प्लेस होगा, बट फिर ये छोड़ देंगे तो अपने पोजीशन में चला आएगा। लेकिन इसको अगर हम ऐसे जर्क देंगे तो ये गिर जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा और यहाँ होने के चलते इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, सॉरी ये हाइट हो गया, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी mgh होगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये मिनिमम है क्योंकि हाइट कम है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को इस कोण के लिए क्या माना जाएगा, मैक्सिमम। मान लीजिए कि ये कोण है, तो यहाँ पर अगर इसका सेंटर ऑफ मास है
तो ये इसका हाइट हो गया। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर मान लो कि लुढ़काते भी हो, मोशन भी अगर इसमें होगा, ठीक है, किसी भी तरह से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा और ये कांस्टेंट होगा। अगर ये लुढ़केगा भी, जैसे कि ये लुढ़क रहा है, तो ये लुढ़कने से इसके सेंटर ऑफ मास के हाइट पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। लेकिन ऊपर है और ये नीचे गिर गया, तो सेंटर ऑफ मास, जहाँ सेंटर ऑफ मास था, वो नीचे आने के बाद उसका पोजीशन 0 हो जाएगा, कम हो जाएगा हाइट जब कम होगा तो एनर्जी कम हो जाएगा, यानी उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। ये ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जहाँ एनर्जी बहुत कम हो, ठीक है। इस इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। अनस्टेबल इसलिए कहेंगे, इसके पास ज़्यादा एनर्जी है और थोड़ा भी जर्क देंगे तो ये गिर जाएगा, इस पोजीशन में रह नहीं पाएगा। जबकि इसके साथ वो बात नहीं है, जर्क देने के बाद भी अपने पोजीशन को मेंटेन कर लेता है, यानी इसके पास स्टेबिलिटी है और ये अनस्टेबल है। और ये कांस्टेंट माना जाएगा इक्विलिब्रियम, एनर्जी कांस्टेंट है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इक्विलिब्रियम को डील करना हो, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल में एनर्जी चेंज होगा ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ही नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा और अनस्टेबल में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। इसका आप ख्याल रखिएगा। इस कंसेप्ट का यूज आपको डाइपोल में भी मिलेगा। डाइपोल में भी डाइपोल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल में होगा, वो भी देखना होगा, ठीक है। और इस पर भी क्वेश्चंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, इक्विलिब्रियम याद रखने के लिए आप याद रखिए कि जिस सिस्टम का एनर्जी मिनिमम हो वो हमेशा 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 स्टेबल होगा, और जिसका एनर्जी मैक्सिमम हो वो हमेशा 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 क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और न्यूट्रल में तो कोई चेंजिंग ही नहीं होता है, इसलिए उस पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, ये डिस्कशन है, डिस्कशन का पॉइंट है, भले ही मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, डिस्कशन का पॉइंट है। फर्स्ट में हमने एक चार्ज यहाँ लिया +Q और एक पॉजिटिव चार्ज हम यहाँ लिए +Q, पॉइंट A पर, पॉइंट B पर, और इसके ठीक मिड पॉइंट पर हमने एक चार्ज Q ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें कई केसेस होंगे, 2 केसेस होंगे। फर्स्ट केस में आइए, व्हेन Q इज पॉजिटिव, जब Q को हम पॉजिटिव मानेंगे, ऐसा करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 1 इसको देंगे और ये फर्स्ट पॉइंट होगा, व्हेन Q इज पॉजिटिव, ठीक है। अब जब Q पॉजिटिव है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें भी 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, ये आपका सेंटर O हो गया, ये Q हो गया, यह भी Q हो गया। इस Q को स्लाइटली हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्लेस किया, मतलब x डिस्टेंस पर।
यहाँ टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 2D मान लेते हैं, सुविधा रहेगा हाफ हाफ करने में। तो x से जब डिस्प्लेस करेंगे और O से डिस्प्लेस करेंगे और मान लीजिए स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट है, छोटा सा है और ये P पर पहुंचता है, तो यहाँ से A से ये B है, A से P तक का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस D और यहाँ से डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ देखो D है और ये x है, ये हो जाएगा D माइनस एक्स, है ना। इसको ले लेते हैं D प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा P से लेके B तक D माइनस एक्स। ठीक है, आगे देखिए, इस P पॉइंट पर चार्ज हमारा Q है, ये पॉइंट आपका O है, यहाँ का चार्ज जो Q है B पर, ये इसको रिपेल करेगा, इधर करेगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और Q को भी हम क्या मान लिए, पॉजिटिव मान लिए, सब पॉजिटिव हो गया, तीनों पॉजिटिव। ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा, यहाँ वाला फोर्स F, ठीक है ना, इसको F1 मानेंगे, ठीक है। ये B के द्वारा फोर्स इस पर लगेगा इधर, लेकिन प्लस Q ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स मान लो F2 है। F1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F1 इसके और इसके बीच QQ बाई D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, किधर, टुवार्ड्स लेफ्ट, और F2 कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा टुवार्ड्स राइट। अब समझ लो कि F1 और F2 में ग्रेटर कौन हुआ। बीच में अगर चार्ज था तो दोनों इक्वल फोर्स लगाते, तो ये इक्विलिब्रियम में तो था ही, बीच में चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का डिस्टेंस सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते, तो बीच वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में रहता, प्लस Q जो है, स्मॉल वाला प्लस Q है। हमको तो ये जानना है कि इक्विलिब्रियम अगर है, इक्विलिब्रियम तो है ही, ये था ही, लेकिन ये इक्विलिब्रियम है कैसा, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है। इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया। क्यों डिस्प्लेस कराया, तो जो डिस्प्लेस कराने पर अपने मीन पोजीशन में आ जाए वो स्टेबल होगा, और जो मीन पोजीशन में नहीं लौटे वो अनस्टेबल होगा। अब देखो यहाँ F1 ग्रेटर देन F2 है, यहाँ का डिस्टेंस छोटा है, यहाँ का डिस्टेंस बड़ा है, छोटे से डिवाइड करोगे तो ये ग्रेटर आएगा ही। F1 ग्रेटर है, यानी इधर की तरफ लगने वाला फोर्स ज़्यादा है इससे, यानी ये प्लस Q डिस्प्लेस तो हुआ, लेकिन ये स्ट्रांगली रिपेल करेगा, तो ये फिर भाग करके कहाँ पहुँचेगा, अपने मीन पोजीशन में। ठीक है, मतलब दैट इज प्लस Q will move towards O की तरफ मूव करेगा,
तो हमारा इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? बोलिए, स्टेबल हो गया। ठीक है ना, स्टेबल हो गया। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। एक बात है कि जब कोई फोर्स इक्विलिब्रियम, जब कोई फोर्स मीन पोजीशन के टुवार्ड्स लग रहा हो तो उस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। ये पढ़ना है 11 में। और रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा निगेटिव माना जाता है। ठीक है। नाउ एफ, जिसको कि हम रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा? माइनस लेंगे, F1 माइनस F2 के इक्वल होगा। रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2 जो है, F1 ग्रेटर है F2 से, तो जो दोनों को माइनस करने पर जो रेस्ट फोर्स बचेगा वही फोर्स प्लस Q को मीन पोजीशन में खींच करके ले जाएगा। ये हुआ, ये रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस F1 का वैल्यू 1/4 पाई, ये तो कॉमन हो जाएगा ना, QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बच जाएगा 1/d माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे हम लोग। माइनस QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम हो जाएगा स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xd माइनस डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xd डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल। ठीक है। अब इसमें ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना आया? 2xd प्लस 2xd 4xd माइनस QQ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xd डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके मोशन पर हम बात करेंगे। ये ठीक है, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा है। अब जब भी कोई पार्टिकल टुवार्ड्स द मीन पोजीशन जाता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर सकता है, बट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक कंडीशन होता है। वो कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल होना चाहिए। तो फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन देखना है तो ऐसे सिचुएशन में डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बहुत बड़ा होना चाहिए, यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो F इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको माइनस QQ/4xd, और यहाँ से x को इग्नोर कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी का पावर 4। ठीक है, इज इक्वल टू
माइनस 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया आपका क्यू क्यूब, डी से ये d4 कैंसिल, डी क्यूब बचेगा, क्यू क्यूब बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू कितना x। अब आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है या फोर्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना। और F इज इक्वल टू यहाँ पर इतना इंटू एक्स है, तो ये जो वैल्यू है वो किसके जगह आया है, ओमेगा के जगह पर, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जब भी फोर्स x का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और डायरेक्शन निगेटिव हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यस, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो टाइम पीरियड निकाल देंगे, ठीक है। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है, होगा। तो अब हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सिंस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया क्यू क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, ठीक है। ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई कैपिटल T अंडर रूट क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, तो T हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, सॉरी, ये होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। के तो कांस्टेंट है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, ये कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। हालांकि कंडीशन तो ये होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम होता है इंटू एक्स, यानी ए जो है वो एक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये कंडीशन हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है। आपको पता है कि T इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये वर्क एनर्जी, सॉरी, सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है। मास हो गया चार्ज पार्टिकल का मास, चार्ज का, तो 2 पाई एम और के के जगह पर कितना आया है, क्यू क्यू बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट, ये ऊपर गया, पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बाई क्यू क्यूब। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यानी चार्ज पार्टिकल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और स्लाइटली उसको हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो अपने मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड इतना आ गया, पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब बाई क्यू क्यूब। पहली बात ये, इस पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके बाद बी में। देखिए, हमने Q को पॉजिटिव माना था ना, Q को पॉजिटिव माने थे फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, पॉजिटिव माने थे। अगर मान लो वही सिचुएशन उतने ही डिस्टेंस पर रखे गए हैं चार्जेस, 2D डिस्टेंस पर, ये आपका O है,
यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू, और इसको जो यहाँ चार्ज है Q, उसको स्लाइटली हम Y के अलोंग डिस्प्लेस किए, स्लाइटली Y के अलोंग, यानी प्लस Q अब यहाँ पर आ गया। चार्ज को तो पॉजिटिव ही मान करके चल रहे हैं। पहले वाले केस में इसके टुवर्ड्स किए थे, अब हम स्लाइटली ऊपर ले जाएंगे। जब स्लाइटली हम ऊपर लेंगे तो ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा। एंगल अगर हम थीटा मान लें यहाँ, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, डिस्टेंस सेम है यहाँ। तो जो फोर्स ऊपर लगेगा F cos थीटा मिला करके ये फोर्स 2F cos थीटा हो जाएगा। अब बताइए कि जब हम Y के अलोंग इसको भेज रहे हैं तो प्लस Q पर लगने वाला नेट फोर्स मीन पोजीशन के टुवार्ड्स है कि उससे अवे है? तो हम लिखेंगे हियर F नेट एक्टिंग ऑन प्लस Q इज अवे फ्रॉम पॉइंट O, यानी मिड पॉइंट, मीन पॉइंट, है ना, अवे है। जब अवे होगा तो अब इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा ये आप बता सकते हैं। इसी सिचुएशन में, एक ही क्वेश्चन में, है ना, इक्विलिब्रियम कैसा हो गया? अनस्टेबल। मतलब फिगर एक ही है, एक लाइन है, एक प्लस क्यू यहाँ, एक प्लस क्यू यहाँ, यहाँ एक प्लस क्यू, लेकिन यहाँ पर जो प्लस क्यू है उसको अगर इधर हम डिस्प्लेस करते हैं तो इक्विलिब्रियम हमको स्टेबल मिल जाता है। अगर परपेंडिकुलर डिस्प्लेस करते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए भाग जाएगा और वो इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? अनस्टेबल कहलाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। क्या? बिल्कुल, मुस्कुराइए। आप लोग मास्टरमाइंड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का वीडियो वॉच कर रहे हैं, इसलिए मुस्कुराइए। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। ये बी पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट में ए एंड बी दो हम ले लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट में, और सेकेंड पॉइंट में क्यू को हम लोग निगेटिव मान लेंगे। इसका मतलब ये हुआ यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और सेंटर पर हमने माइनस क्यू रखा। टोटल डिस्टेंस 2D हम ले लिए। ये O है, ये A है, और ये पॉइंट B है। ऐसे देखने में तो ये इक्विलिब्रियम है ही, बिल्कुल है। माइनस को ये अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस भी इस माइनस को अट्रैक्ट करेगा। डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी दोनों के लिए सेम होगा। दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, कैंसिल करेंगे। माइनस क्यू O पर है तो O पर ही रहेगा। लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है? सवाल है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल होगा। याद रखिएगा, ये चीज पूछ चुका है जी मेंस में, ठीक है ना, जी मेंस में पूछा है। तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, इसको हमको देखना है। तो इसमें हम चलेंगे ए में। ए में क्या चलेंगे, कैसे क्या करेंगे हम लोग? तो यहां पर आपका प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ये आपका मिड पॉइंट O, और यहाँ हम डिस्प्लेस कर दिए माइनस क्यू को, और यहाँ पर प्लस क्यू है B पर और A पर प्लस क्यू है, ठीक है। X से हमने डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये टोटल डिस्टेंस 2D है, O से B तक D होगा,
तो ये हो जाएगा तुम्हारा d माइनस एक्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये P पॉइंट हमने मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d प्लस एक्स होगा। अब ध्यान दो कि जब P पॉइंट पर माइनस क्यू होगा तो ये प्लस क्यू जो है फोर्स F1 से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इधर ये भी अट्रैक्ट करेगा, प्लस है तो F2 से। F1 यहाँ पर ग्रेटर होगा किससे, F2 से, क्योंकि F1 जो फोर्स लगेगा F1 इसके द्वारा लगाया जाएगा, इस पर ये खींचेगा ये, तो डिस्टेंस कम है, और डिस्टेंस कम होने से चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इसके लिए भी, इन दोनों के लिए भी, दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होगा, बट इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो F1 ग्रेटर देन F2, तो जब F1 ग्रेटर देन F2 आ गया तब अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम बोलिए, इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, ये लौट करके आएगा ही नहीं, ये फोर्स ज़्यादा है, ये माइनस क्यू को अपनी ओर खींच लेगा। तो माइनस लेने पर तो अनस्टेबल हो गया, और प्लस लेने पर स्टेबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो इक्विलिब्रियम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब जब हम बी में बात करेंगे, बी में प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, स्लाइटली इसको हम डिस्प्लेस किए वाई में, तो अब इसमें देखो यहां पर माइनस क्यू ऊपर चला गया, स्लाइटली डिस्प्लेस किए, इस डिस्टेंस को r मानिए, दोनों के लिए सेम होगा y, ये आपका d होगा, यह भी d होगा, एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा, दोनों का एंगल होगा ना। तो जरा सोचो, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इस माइनस क्यू को एक अट्रैक्ट करेगा इधर F से, दूसरा भी उतना ही फोर्स लगाएगा F, एंगल क्या है, सेम है, इसलिए सेम फोर्स लगेगा कि डिस्टेंस दोनों के बीच, इसके बीच, इसके बीच सेम है। डिस्टेंस अगर सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी, चार्ज का प्रोडक्ट भी सेम होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो थीटा थीटा एंगल भी सेम होगा। तो अब रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा F नेट, वो कितना आएगा, 2F cos थीटा आएगा। किधर आ रहा है, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के टुवार्ड्स जब आएगा तो अब आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। बात समझ गए। यहां से आने के बाद चार्ज फिर आगे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद फिर नेट फोर्स ऊपर लगने लगेगा, फिर वो नेट फोर्स ओरिजिन के ये मीन पोजीशन में खींचेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो फिर आपका जो रिजल्टेंट ये क्या कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स है, फिर नीचे की ओर लगने लगेगा। यानी ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम आपका स्टेबल होगा। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों के केस में स्टेबल मिलेगा, दोनों के केस में अनस्टेबल मिलेगा, बट जिसमें पॉजिटिव में अनस्टेबल होगा उसमें नेगेटिव में स्टेबल होगा, और जिस केस में पॉजिटिव में स्टेबल होगा उस केस में नेगेटिव में अनस्टेबल होगा। यही डिफरेंस है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं। तो F रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा,
तो रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो मीन पोजीशन की ओर लगे। तो मीन पोजीशन की ओर एफ नेट है, माइनस होता है हमेशा ये माइनस 2f कॉस थीटा माइनस 2 एफ का वैल्यू इसके बीच बोलो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस y बाई आर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू वाई और आर क्यूब हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए कि आर का वैल्यू होगा कितना, ये हाइपोटेनस है, इसको लिख सकते हैं रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2। तो आर क्यूब कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है। पुट करेंगे, जो रीस्टोरिंग फोर्स है F उसका वैल्यू हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q वाई डिवाइडेड बाई आर क्यूब वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ठीक है, ये आर के जगह पर हमने प्लेस कर दिया। अब ये निगेटिव साइन है तो ऑब्वियसली रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो चार्ज पार्टिकल मीन पोजीशन में जाएगा, फिर मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे कर लेने से सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो जाता। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, यानी माइनस साइन आएगा उसमें, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ध्यान दो, पहले अगर मान लें कि डी स्क्वायर बहुत बड़ा हो वाई स्क्वायर से, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स होगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q इंटू वाई डिवाइडेड बाई, ये हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा हमको आर क्यूब। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस y/r आर क्यूब 3/2। हाँ ठीक है, तो वाई स्क्वायर को तो इग्नोर ना कर देंगे, तो 2 से 2 डी स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल, यहाँ बच जाएगा डी क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू वाई। आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा तो अब क्या कीजिएगा आप, देयरफॉर ए इज इक्वल टू F/m, F का वैल्यू इतना आ गया।
मास से डिवाइड करेंगे, माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब इंटू वाई। ठीक है ना। ये किसका वैल्यू है? ये ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ठीक है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर है ये, अंडर रूट क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब हो गया। ये 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, अंडर रूट क्यू क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब हो गया। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब डिवाइडेड बाई क्यू क्यू। ये टाइम पीरियड आ गया। इस टाइम पीरियड से चार्ज ओसिलेट करेगा। ठीक है। ये हो गया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स और भी डील करेंगे, और क्या डील करेंगे वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए, एक बात तो याद रखिए कि जब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तभी सिंपल हार्मोनिक का केस बनेगा और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, है ना। ये याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस जीमेंस में भी पूछा हुआ है और इस तरह के क्वेश्चंस नीट में भी पूछे गए हैं। ठीक है। अब आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, और क्वेश्चन ये है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, यहाँ पर एक चार्ज Q है, Q1 Q2। हमने मान लिया, ठीक है, और बीच में कहीं पर भी एक थर्ड चार्ज है Q। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, और डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज के बीच का वो d है, और Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, मान लो कि ये जो थर्ड चार्ज है इसको हमने थर्ड चार्ज कहा। ठीक है। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 यानी मान लो दोनों पॉजिटिव हैं। फर्स्ट, यहां से यहां का डिस्टेंस हमने x लिया। ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, किस वैल्यू के लिए सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा, x के किस वैल्यू पर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में होगा। और सेकेंड है, व्हाट इज द साइन ऑफ थर्ड चार्ज, यानी Q, जो चार्ज Q है उसका साइन क्या होगा, वो प्लस होगा कि माइनस होगा। व्हाट इज द साइन एंड मैग्नीट्यूड दोनों ऑफ थर्ड चार्ज।
थर्ड चार्ज का साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम चार्ज यहाँ Q1 और Q2 लेंगे तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 का या तो सेम होगा, नहीं तो डिफरेंट होगा। अगर सेम रहा तो ये थर्ड चार्ज हमेशा बीच में रखा जाएगा, लेकिन अगर डिफरेंट रहा तो इन दोनों में जो कम होगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, याद रखिए जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके बगल में हम थर्ड चार्ज को रखते हैं जिसका स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, लेट Q1 स्मॉलर देन, मैग्नीट्यूड जो है Q2 से छोटा है Q1, तो थर्ड चार्ज को हमने Q1 के बगल में रख दिया। अब नेट फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में जब आता है तो नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो नेट फोर्स जीरो है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q बाई, ये हो जाएगा आपका d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, ये x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए। d माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1 d बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर Q2 बाई Q1 d बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1। ठीक है, d बाई एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे सिचुएशन में x का वैल्यू कितना आ गया, d डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1। याद रखिए जो ग्रेटर चार्ज होगा उसको ऊपर लेंगे, स्मॉलर वाले को नीचे लेंगे। अब इसमें मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर मान लो कि d हमारा 4 मीटर के डिस्टेंस पर Q1 और Q2 को रखा गया, चार्ज Q1 जो है 2 माइक्रो कूलॉम है और Q2 इसका ठीक डबल 4 माइक्रो कूलॉम है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर हम लिए हैं। तो अब कितने डिस्टेंस पर रखेंगे थर्ड चार्ज Q को कि इक्विलिब्रियम में रहे, तो ये हो जाएगा d के जगह पर 4 मीटर डिवाइडेड बाई 4/2 प्लस 1। मान लो 4 के जगह पर हम कितना रख दें, 8 रख देते हैं, 8 माइक्रो कूलॉम है ना, 8/2, तो 4 मीटर डिवाइडेड बाई 8/2 कितना हो गया, 4, 4 का 2, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3, यानी 4 स्मॉलर चार्ज से, याद रखिए ये जो है ना, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज थर्ड चार्ज स्मॉलर चार्ज से 4/3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा जाएगा। 4/3 मीटर के डिस्टेंस पर स्मॉलर चार्ज से अगर हम रखेंगे तो सिस्टम आपका किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, पहला केस ये है। अब इसी केस में हमको ये जानना है, फर्स्ट पॉइंट इसी में ये जानना है कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो अब आप देखो, यहाँ पर आपका थर्ड चार्ज है, ये है आपका Q1, ये है आपका Q2, ठीक है ना।
ये टोटल डिस्टेंस आपका d है और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने क्या लिया था, x लिया था। ठीक है, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स हर जगह क्या होगा, 0। तो एफ नेट ऑन Q1 इज इक्वल टू 0। इस पर भी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। कैसे, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये भी इस पर फोर्स लगाएगा और दोनों का सम 0 होना चाहिए। सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी फोर्स ऐड कीजिए, दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेकर के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या मिला हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। कैंसिल हो गया, Q1 कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो Q कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दो, माइनस Q2 एक्स स्क्वायर या डी स्क्वायर, एक्स बाई डी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया। इस फॉर्मूला से आपको क्या निकला कि थर्ड चार्ज हमेशा निगेटिव होगा, थर्ड चार्ज हमेशा निगेटिव होगा। ऑप्शन में देता है, ये कई बार क्वेश्चन से आया हुआ है जी मेंस वगैरह में। तो थर्ड चार्ज हमेशा निगेटिव होगा। एक्स का जो वैल्यू यहाँ पर आप कैलकुलेट किए हुए, ये तो हम डेटा यहाँ, जैसे क्वेश्चंस कैसा रहेगा, कुछ डेटा के साथ रहेगा। एक्स का जो वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं यहाँ पुट कर दीजिए, जो डी का वैल्यू है उसको रख दीजिए और इस पर सॉल्व कर दो, वही तुम्हारा थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा। और माइनस साइन बता रहा है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर चार्ज Q1 है, यहां भी चार्ज Q2 है। Q1 Q2 का प्रोडक्ट स्मॉलर देन 0 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। तो स्मॉलर देन 0 होने का मतलब हुआ कि एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे मान लो कि Q1 तुम्हारा +4 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम है और Q2 तुम्हारा -4 माइक्रोकूलम है। तो दोनों में किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, Q2 का। माइनस प्लस से नहीं जाना है, मैग्नीट्यूड इसका Q2 का नेगेटिव वाले का ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले का कम है। तो थर्ड चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, थर्ड चार्ज हमेशा स्मॉलर चार्ज के बगल में रहेगा। तो स्मॉलर कौन हुआ, Q1। प्लस माइनस पर मत जाइएगा, मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, तो Q1 हो गया है आपका स्मॉलर। तो अब हमारा जो थर्ड चार्ज होगा वो बाहर में होगा। अगर Q1 Q2 स्मॉलर देन 0 होगा तो थर्ड चार्ज को हम बाहर में लेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x हो गया और ये डिस्टेंस d है। यहाँ ले लेते हैं Q1 Q2 स्मॉलर देन 0। ठीक है ना। यहाँ पर भी हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा कि थर्ड चार्ज को बाहर में कहाँ रखें कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, वो डिस्टेंस निकालना, और दूसरा थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेचर निकालना। तो सिंस एट पॉइंट P नेट फोर्स क्या होगा, 0। एट Q नेट फोर्स क्या होगा, 0, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इसके बीच x प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। ये कैंसिल, ठीक है। x प्लस डी डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, 1 प्लस डी बाई एक्स का होल स्क्वायर Q2 बाई Q1। तो 1 प्लस डी बाई एक्स यहाँ रूट चढ़ जाएगा Q2 बाई Q1 का, डी बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 माइनस 1। यानी पहले वाले में जो बताए थे जिसमें कि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 था, उसमें ये प्लस था और इसमें क्या है, माइनस है। ठीक है ना, यहाँ से x निकला। बाकी के लिए थर्ड चार्ज के लिए सेम फॉर्मूला होगा, माइनस Q2, ठीक है, और कितना था x बाई डी का ना होल स्क्वायर। थर्ड चार्ज पर इस पर निकालना है, Q1 Q1 हट जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला सेम रहेगा। निगेटिव इसमें भी होगा, इसमें भी निगेटिव होगा, फॉर्मूला हट जाए, फॉर्मूला वही रहेगा। उसमें इससे पहले वाले में यहाँ प्लस आया था, इसमें माइनस आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेक्चर कूलॉम्स लॉ लेक्चर 3 इतना ही। अगले लेक्चर में, लेक्चर 4 में हम लोग देखेंगे इसके बारे में स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और थोड़ा सा इक्विलिब्रियम उसमें भी होगा, लेकिन स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग देखेंगे। आपका फाइनल हो जाएगा, फिर लेक्चर 4 लास्ट क्लास होगा।